नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं आदित्य अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान के बहिष्कार के बाद सार्क सम्मेलन के रद्द होने की आशंका है। इस साल सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। सार्क के 3 अहम देशों अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और भूटान ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। As regard to meddling in the internal affairs, as you have seen, Bangladesh did not take part in the SAARC Home Ministers Conference as well as in SAARC Finance Ministers Conference. In the prevailing circumstances, the government of India is unable to participate in the proposed summit in Islamabad. लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सार्क समिट के बहिष्कार का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान में सार्क समिट नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह पाकिस्तान के लिए बड़ी फजीहत होगी। अगर बाकी देशों ने भी पाकिस्तान में सार्क समिट का विरोध किया तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ जाएगा। बड़े आयोजनों को लेकर पाकिस्तान की छवि पहले से ही खराब है। ऐसे में सार्क समिट के कैंसिल होने से पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। सार्क के चार्टर के मुताबिक 8 सदस्यीय देशों में से अगर एक देश भी समिट से हिस्सा लेने से इनकार करता है तो सम्मेलन रद्द हो जाता है। 31 साल के सार्क के इतिहास में 11 बार शिखर सम्मेलन रद्द हुआ है। सार्क सम्मेलन के बहिष्कार पर देश भर में एक राय है। सभी का मानना है कि पाकिस्तान का अलग थलग करने के लिए ये बिल्कुल सही कदम है। भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो विश्वव्यापी जंग है उसमें बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और जो आतंकवाद और आतंकवादियों के आका हैं वो हताश और निराश हैं। I think the Prime Minister is right in not going to Islamabad for the SAARC summit in November simply because the conditions are obviously not the right conditions. भारत को अपने सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज करके अब पाकिस्तान को टोटली आइसोलेट करने का प्रयास करना चाहिए। If India pulls out of the SAARC summit, that summit cannot be held. And to have other countries siding with India on this issue means that Pakistan is definitely isolated, even within our own region. पाकिस्तान अगर लगातार हमारे ऊपर ये आतंकवादी हमले करता है तो सार्क का मतलब क्या है? सार्क को जो है नेपाल को बता दिया गया है कि भाई ये नहीं होगा। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन साउथ एशिया के 8 देशों का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। फिलहाल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान सार्क के सदस्य हैं। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर बयान जारी करते हुए भारत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भारत ने एक और मुहिम शुरू की है। गोवा में अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। भारत ने इस सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक देशों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन पाकिस्तान को इस दौरान नहीं बुलाया जाएगा। गोवा में होने वाली इस बैठक का मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था और आतंकवाद होगा। बिम्स्टेक देशों में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। 15-16 अक्टूबर को गोवा में होना है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान को अलग थलग करने में जो मदद मिलेगी, साथ ही बिम्स्टेक देशों में भारत का रुतबा भी बढ़ेगा। सिंधु जल संधि को खत्म करने की खबरों के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई है। सिंधु जल समझौते को तोड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाने के पाकिस्तान के बयान पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। सभी दलों ने एक सुर में पाकिस्तान के बयान को खारिज कर दिया है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार एक व्यापक रूप से हर पहलू को देख रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए एक देश के रूप में पाकिस्तान का सामना करने। और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा है कि इस बार अदंडित नहीं छोड़ा जाएगा। अदालत के ऊपर ही क्यों सर राज आपको चलाना है, लोगों ने वोट आपको दिया है, कोर्ट को नहीं दिया है। सब चीजें कोर्ट के सर पे क्यों डाल रहे हैं? देखिए, एक ट्रीटी 2 देशों के बीच में होती है। जब तक दोनों पार्टनर विलिंग है और सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे की सुविधा का ख्याल रख के, अगर वो स्थिति नहीं है
तो हर देश को अधिकार है कि उसको रिव्यू करे और भारत के पास भी ये अधिकार है। सिंधु जल संधि के तहत 6 नदियों का पानी भारत पाकिस्तान को देता है। जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब संधि में शामिल हैं। पंजाब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भी संधि में शामिल हैं। 6 नदियों का 80.5% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। भारत अपनी ही नदियों का सिर्फ 19.5% पानी इस्तेमाल करता है। 6 नदियों के पानी से पाकिस्तान में बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं। पाकिस्तान की कृषि में इन 6 नदियों के पानी की अहम भूमिका है। पानी रुकने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक के दर पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ने विश्व बैंक से अपील की है कि वो नीलम और चेनाब पर भारत के प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व विधायक के सुरक्षा गार्ड से एक युवक ने AK-47 छीन ली। पूर्व विधायक अब्दुल रहमान के मुताबिक युवक उनके घर में चोरी छिपे घुसा, बड़ी चालाकी से AK-47 और 30 राउंड जिंदा कारतूस लेकर फरार हो गया। तो उसने अलमारी खोली, अलमारी से गन निकाला। जो ही उसने अलमारी से गन निकाला तो मेरा सिपाही भी वहाँ था, वो सोया हुआ था वहाँ, उसको नजर पड़ी, फटाफट नजर पड़ी। उसने उसको आवाज मारी, क्या कर रहे हैं आप? तब तक उसने ऊपर दूसरी मंजिल में छलांग मारी। जुलाई में कुलगाम के दमहल हांजीपुरा पुलिस स्टेशन से 30 राइफलों की डकैती का मामला सामने आया था। 8 सितंबर को डीएचपुरा इलाके में आतंकियों ने AR खांडे नाम के नेता के सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीने। 18 सितंबर को अनंतनाग में PDP नेता जावेद अहमद शेख के घर से आतंकियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से हथियार छीने। छीनी गई AK-47 अब्दुल रहमान के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कांस्टेबल मोहम्मद अब्बास के नाम पर आवंटित है। मोदी सरकार देश भर के अल्पसंख्यकों के लिए प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करने जा रही है। मोदी सरकार कल से प्रोग्रेस पंचायत का आयोजन करेगी। इसमें मुस्लिम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हिस्सा लेंगे। पहली पंचायत हरियाणा के मेवात में होगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इन पंचायतों में हिस्सा लेंगे। देखिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद जो वोट का सौदा है वो विकास के मसौदे में बदल गया है। अब वोट का सौदा नहीं चलेगा, अब विकास का मसौदा चलेगा। जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि इसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको आपसे शिकायत है, वो कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, हम तो सबकी प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम अलग से किसी वर्ग के लिए बात ही नहीं करते। और आज वो अलग से किसी वर्ग के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ता हूँ। देश भर में इस तरह की पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को पीएम मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुसलमानों को वोट की मंडी नहीं समझने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि न मुसलमानों को पुरस्कृत करें न तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मेवात के बाद दूसरी पंचायत 6 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर में होगी। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने BCCI पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्रशासन में सुधार के लिए BCCI उनकी सिफारिशें लागू नहीं कर रही है। लोढ़ा कमेटी ने BCCI के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े अधिकारियों को भी हटाए जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड अगर खुद को कानून से ऊपर समझता है तो ये गलत है, और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम सुधार देंगे। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अरविंद मोहन जी को मेंशन कराया मुख्य न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में कि रिव्यू पिटीशन पे जल्दी कोई फैसला कराया जाए, क्योंकि इस रिव्यू पिटीशन के आड़ में BCCI लोढ़ा पैनल के रिफॉर्म्स को लागू करने में आनाकानी कर रहा है। जस्टिस लोढ़ा ड्रॉप की नोटिस ऑफ हाईकोर्ट की, ये इसमें हमें सच्चाई बताई। 22 जनवरी 2015 को IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी गठन की। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने BCCI के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को 4 से 6 महीने के अंदर लोढ़ा कमेटी के अंदर सिफारिशें लागू करने को कहा, लेकिन 21 सितंबर BCCI ने AGM में चयन समिति का ऐलान किया। BCCI ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के उलट चयन समिति बनाई। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। लखनऊ में लूट और गैंगरेप की खौफनाक वारदात सामने आई है।
लखनऊ के पारा इलाके में करीब 10 बदमाशों ने इस घर पर धावा बोला। लूटपाट की। पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाश उनकी बेटी को उठाकर ले गए। 2 घंटे बाद बच्ची बेहोशी की हालत में परिवार को मिली। पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। हमका मारे, हम पत्नी मारे, बच्चे नहीं मारे, 11 जने थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,27,394 मामले दर्ज हुए। 2015 में रेप के 34,651 मामले दर्ज हुए। 2015 में अपहरण के 60,000 मामले दर्ज हुए। रेप के केवल 30% मामलों में सजा हुई, जबकि अपहरण के 25% मामलों में ही आरोपी को सजा मिली। शक है कि वारदात को कच्चा बनियान गिरोह ने अंजाम दिया है। झारखंड के धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के अंदर मरीजों के कमरे में बाइक के पंक्चर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें बता रही है कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों से ज्यादा बीमार मेडिकल कॉलेज का सिस्टम हो चुका है। अस्पताल में मरीजों के वार्ड के अंदर बाइक का पंक्चर लगाया जा रहा है। सर्जरी डिपार्टमेंट के बाहर लाइन से बाइक खड़ी हुई है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज बेड नहीं मिलने से परेशान है। ये बूढ़ी महिला इस छोटी बच्ची को मेडिकल कॉलेज के कैंपस में खुले में लिटाने को मजबूर है। अस्पताल प्रशासन मामले पर जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए, बड़ा दुख होता है ये बोलने में कि पीएमसीएच का जो व्यवस्था है बहुत ही गड़बड़ है और बहुत दुखदाई है। कष्ट होता है कि जो मरीज का रहने वाला जगह है, जो वार्ड है, उसमें यहाँ के स्टाफ अपना गाड़ी लगाते हैं और मरीजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। वो काम करना है कि आपको फोटो भेजना है, आप देना है नहीं, हमको जो नहीं जानकारी है हम आपसे बुलवाइएगा, कैसे हो सकता है? हमसे मत बोलिए, वो रेगुलर सुपरिटेंडेंट है, आप उनसे बोलिए, रेगुलर सुपरिटेंडेंट से पूछिए, हमको बहुत सारी जानकारी नहीं है। देश में 27% मौत सही इलाज नहीं मिलने की वजह से हो जाती है। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है। 8% स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी डॉक्टर नहीं है। 80% से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कोई सर्जन नहीं है। भारत में अभी 7,50,000 डॉक्टरों की कमी है। साल 2013 से 2016 के बीच 4,701 डॉक्टर देश से बाहर गए।